हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसे कि अपने वन शॉट सीरीज चल रही है रिवीजन के लिए। रिवीजन में हम पॉलिटिकल साइंस के जो क्लास 12 की जो रिवीजन करा रहे हैं उसमें हमने पहला चैप्टर हमारा न्याय हो चुका, दूसरा हमारा जो चैप्टर था वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद शक्ति सत्ता वैधता वाला तीसरा चैप्टर जो हमारा धर्म है उसको सिलेबस से हटा दिया गया है। अब के लिए उसको नहीं कराएंगे, वो कट हो गया है, उसमें से कुछ भी नहीं आएगा। चौथा चैप्टर जो हमारा इस यूनिट का है स्वतंत्रता एवं समानता, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। आज ये हमारा चैप्टर चलेगा, इसको हमने फटाफट रिवीजन करना है और ये इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है, तो याद रखें इसे, हमें जरूर अच्छे से याद करना है। बहुत इजी हमारा ये चैप्टर है, टिपिकल भी चैप्टर नहीं है, फटाफट हमसे याद हो जाएगा। तो आज हम बगैर स्टॉप दिए शुरू करते हैं स्वतंत्रता, लिबर्टी। अब स्वतंत्रता किसे कहेंगे? जब हम पृथ्वी पर पैदा हुए थे तो हमें किसी प्रकार का बंधन नहीं था, समाज में आकर के व्यक्ति बंध जाता है, लेकिन ऐसे बंधनों से अभाव को ही हम क्या कहेंगे? स्वतंत्रता। मनुष्य पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे? स्वतंत्रता। तो मूलतः हमने एक बात मानी कि बंधनों का अभाव मतलब स्वतंत्रता। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया कि बंधनों के अभाव से जो हमें मिलती है स्थिति वो क्या कहलाएगी? हमारी स्वतंत्रता। इसी के संदर्भ में पैट्रिक हेनरी ने कहा, पैट्रिक हेनरी ने कहा कि या तो मुझे स्वतंत्रता दे दो, या तो मुझे स्वतंत्रता दे दो, या मृत्यु दे दो, या मृत्यु। कहने का मतलब क्या हुआ? पैट्रिक जो हेनरी हैं वो क्या कहना चाहते हैं कि या तो मुझे स्वतंत्रता दे दो या मृत्यु दे दो। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रहेगा तो एक तरह से वो किस रहेगा? मृत प्राय रहेगा। जब उसकी कोई इच्छा ही पूर्ति नहीं होगी, वो अपना कार्य ही नहीं कर पाएगा, अपने स्वविवेक से कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो क्या फायदा ऐसी स्वतंत्रता या ऐसे जीने का? इसलिए पैट्रिक हॉरन ने कहा, इसी आधार पर हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन चला, हमें भी पता है कि 1947 से पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे और अपनी स्वतंत्रता के लिए हमने लड़ाई की, और बहुत सारे क्रांतिकारी हमारे नेता जिन्होंने बलिदान दे दिया। बहुत से तो ऐसे जिनका गुमनाम है, जिनका हमें पता ही नहीं कि उन्होंने कितना अपना बलिदान दिया था। तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने स्वतंत्रता के लिए, ताकि आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं वो उन्हीं की बदौलत ले रहे हैं, उन्हीं के बलिदान से ले रहे हैं। तो उनमें हमारे एक थे बाल गंगाधर तिलक, सबको याद होगी क्योंकि हम शुरू से ही रटते आ रहे हैं इस कोटेशन को। उन्होंने क्या कहा था? सबको याद है अच्छे से कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूंगा, और मैं इसे लेकर रहूंगा। किससे कहा? अंग्रेजों से, क्योंकि हम किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के। और अंग्रेजों के गुलामी से स्वतंत्रता का प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये नारा दिया कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि हम स्वतंत्र पैदा हुए हैं तो हम किसी के गुलाम क्यों रहें, इसलिए उन्होंने ये ऐसा कहा। इसी के साथ एक रीची है, रीची ने कहा, एक इतिहासकार है ये रीची, उन्होंने कहा कि अधिकारों के बाद स्वतंत्रता ही महत्वपूर्ण है। हमें समझ में आ गया कि अधिकार है, उनमें जो स्वतंत्रता है वो ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए अधिकार, स्वतंत्रता जो है हमारे मूल अधिकारों में भी दी गई है। भारतीय संविधान, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय जो संविधान हमारा बना उसमें भी हमें अधिकार मिले, और अधिकारों में भी समानता के अधिकार के बाद दूसरा अधिकार जो हमारा था किसका? स्वतंत्रता का अधिकार। इसलिए
स्वतंत्र होना व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, वो बंधनों का अभाव। अब इसी प्रकार हम आते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ एवं परिभाषा। अगला जो हमारा पॉइंट है, स्वतंत्रता का अर्थ एवं परिभाषा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ हमने समझ लिया कि बंधनों का अभाव होना चाहिए। परिभाषा हमारे समझ में आई गई। एक तो हमने बाल गंगाधर तिलक की याद कर ली, पैट्रिक हेनरी की याद कर लेनी है, साथ साथ हमने रूसो ने क्या कहा था, रूसो ने कहा था कि व्यक्ति पैदा स्वतंत्र होता है, लेकिन समाज में आने के बाद वह बंधनों में बंध जाता है, वह बंधनों में या एक तरह से बेड़ियों में बंध जाता है। तो ये रूसो की परिभाषा थी, इससे भी हमें समझ में आ रहा है कि स्वतंत्रता क्या है। अब आते हैं हम स्वतंत्रता कितने प्रकार की। मोस्टली हम स्वतंत्रता को दो प्रकार मानते हैं। कौन कौन सी? नकारात्मक और सकारात्मक। इसको ज्यादा डीप नहीं करेंगे। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ कि ऐसी स्वतंत्रता जिसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो, व्यक्ति स्वयं खुला हो, आजाद हो, उसी पे किसी भी तरीके से न बांधा जाए, वो क्या कहलाएगी? नकारात्मक स्वतंत्रता। जैसे हम देखते हैं आदि इतिहास में, आदिकाल में देखते हैं कि वहां व्यक्ति स्वतंत्र घूमता था, नग्न अवस्था में भी घूमता था, जंगलों में घूमता था, उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता था, ना उसको कहा जाता था कि इस नियम का फॉलो करो या इस कानून का स्वीकार करो। तो वो नकारात्मक स्वतंत्रता है। इसमें हॉब्स है, इसके जो नकारात्मक स्वतंत्रता को मानने वाले विद्वान हैं, हॉब्स है, रूसो है और मिल भी है, जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। इन लोगों ने कहा कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। जब तक उस पर प्रतिबंध होंगे वो अपना विकास नहीं कर सकता। अगर वो प्रतिबंधों में बंध जाएगा तो उसका जो अंतःकरण की स्वतंत्रता है वो रुक जाएगी, वो अपना कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या कहा उन्होंने कि नकारात्मक स्वतंत्रता को उन्होंने प्राथमिकता दी। दूसरी हमारी स्वतंत्रता आती है सकारात्मक। नकारात्मक स्वतंत्रता हम एक तरह से कहते हैं बंधनों का अभाव, कि व्यक्ति में किसी भी प्रकार का कोई बंधन ना होना चाहिए। ये हमारी नकारात्मक स्वतंत्रता हो गई। इसी के साथ सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता बंधनों से युक्त स्वतंत्रता, बंधनों से युक्त स्वतंत्रता। अब बंधन क्या? वह बंधन जो सभी के लिए सामान्य हो, क्योंकि अगर नकारात्मक स्वतंत्रता दे दी जाएगी तो व्यक्ति किस में रहेगा? जंगल राज हो जाएगा, कोई किसी की परवाह नहीं करेगा, एक दूसरे को मारेगा, तो सभ्यता तो स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए नकारात्मक स्वतंत्रता जो है एक तरह से सृष्टि का विनाश करने के लिए होगी, अगर व्यक्ति को बंधनों में नहीं बांधा गया तो। और सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या होगा? जब युक्ति युक्त बंधन। कैसे बंधन? युक्ति युक्त बंधन। ऐसे नहीं कि मन चाहे वैसे, जैसे तानाशाह शासक होते थे और व्यक्तियों को बांधे रखते थे, राज्य के जो बाकी नागरिक होते थे उनको कुछ भी न करने की स्वतंत्रता रहती थी, ऐसी नहीं। युक्ति युक्त बंधन मतलब कानूनों से बंधी हुई स्वतंत्रता। हम जानते हैं कि हम 1947 में आजाद हुए और उसके बाद हमारे संविधान बना और संविधान में हमारे कानून लिखे गए, उसी के आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। उनका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, इसीलिए शांति बनी हुई है। अगर उनका सब उल्लंघन करने लग जाएंगे तो वो कैसी स्वतंत्रता हो जाएगी? नकारात्मक स्वतंत्रता हो जाएगी। तो सकारात्मक स्वतंत्रता का मोस्टली अर्थ समझ गए होंगे कि जो बंधन सभी के लिए जरूरी हैं, जिनसे समाज की व्यवस्था बनती है, जो समाज को जोड़े रखती है, व्यक्तियों को आपस में बांधती है, जोड़ती है, वो स्वतंत्रता कैसी? सकारात्मक स्वतंत्रता। और उसके लिए हर व्यक्ति को क्या मानना पड़ेगा?
कानूनों को मानना पड़ेगा। जब तक वो कानूनों को नहीं मानेंगे तब तक वो स्वतंत्रता स्वीकार नहीं की जाएगी, वो जंगल राज हो जाएगा, न कि शासन। इसलिए इन पॉइंटों को फटाफट नोट आउट कीजिए। अगला पॉइंट हमारा रहेगा स्वतंत्रता के विविध रूप। बहुत इजी है कि स्वतंत्रता के रूप या प्रकार हम कह सकते हैं काइंड ऑफ लिबर्टी, वेरियस काइंड ऑफ लिबर्टी। तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब व्यक्ति की स्वयं की स्वतंत्रता, कुछ भी कार्य करने की, कोई भी जॉब अपनाने की, या किसी भी तरीके से अपने जीवन को यापन करने की, कोई भी पूजा पाठ करने की, व्यक्ति की खुद की स्वतंत्रता होना। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता स्वयं अपना कार्य जो भी है वो कहीं जाना चाहे तो जा सकता है, आना चाहे तो आ सकता है, किसी भी प्रकार का भोजन ले सकता है। इस प्रकार की स्वतंत्रता क्या है, यानी व्यक्ति विशेष से स्वयं से संबंधित जो स्वतंत्रता होगी वो क्या कहलाएगी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इस प्रकार हम दूसरी स्वतंत्रता को लेते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता। इनमें तुम दो दो लाइन भी याद करोगे तो भी बहुत इजी से याद हो जाएंगे। वैसे ही तुम इतने इस पॉइंट से बहुत आसानी से अपना प्रश्न लिख सकते हो। व्यक्तिगत राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता किससे संबंधित है, राजनीति से संबंधित है। राजनीति में जैसे चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, क्योंकि शासन आजकल कैसे है, प्रजातंत्रात्मक, उसमें क्या होता है, चुनाव होता है। चुनाव में खड़े होने के लिए स्वतंत्रता, होने की स्वतंत्रता, और अपना मत डालने की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता आएगी। पार्टी बनाने की स्वतंत्रता, दल बनाने की स्वतंत्रता, ये सब हमारे किस में आएंगी, राजनीतिक स्वतंत्रता में। समझ गए होंगे कि राजनीतिक स्वतंत्रता मीन्स राजनीति में बराबर हिस्सा लेने की स्वतंत्रता, और इसी पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जो कि वो योग्यता रखता हो। ऐसा नहीं अयोग्य व्यक्ति चुनाव लड़े, अयोग्य व्यक्ति अपना मत दे, अयोग्य व्यक्ति है जो दल बनाए, नहीं। जो योग्य है, जिसमें योग्यता है चुनाव लड़ने की, जैसे कि हम जानते हैं लोकसभा के लिए कितने साल की उम्र होनी चाहिए, 25 साल। लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष के लिए होनी चाहिए। इसी प्रकार अगर हम राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ते हैं तो उसके लिए कितने साल की, 35 साल की उम्र होनी चाहिए। तो ये सारी जो हमारे निश्चित उम्र है वो पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार का केस ना लगा हो, तो वो ऐसे कार्य कर सकता है। एक तरह से ये राजनीतिक स्वतंत्रता में आ गया हमारा। तीसरी जो हमारी स्वतंत्रता है, नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता मतलब जो जिस देश में रहता है उस देश के नियमों को, कानूनों को, कानून के आधार पर जो उसको अधिकार मिले हुए हैं, अधिकारों का उपभोग करने की स्वतंत्रता। की स्वतंत्रता। जिस प्रकार हम जानते हैं कि हम भारत में रहते हैं और भारत में संविधान में हमें मूल अधिकार दिए हुए हैं। कितने, पहले जब हमारा संविधान बना था उस समय हमें 7 अधिकार दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में हमारे कितने अधिकार हैं, 6 अधिकार हैं। तो 6 अधिकारों की जो हमारी स्वतंत्रता है उनको हम स्वीकार करते हैं, हमें मानेंगे, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। और हमारा अनुच्छेद जो 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके तहत क्या है कि हमारे अधिकारों का जो भी कोई हनन करेगा उससे हमारी रक्षा करेगी कौन, न्यायालय, न्यायपालिका हमारे अधिकारों की रक्षा करेगी जब भी कोई हमसे हमारे अधिकार छीनेगा। तो नागरिक स्वतंत्रता में समझ में आ गया कि जिस देश में जो व्यक्ति रहता है वो उस देश का नागरिक होता है। नागरिक होने के नाते वहां के कानूनों को पालना करना और उसके अधिकारों का इस्तेमाल करना नागरिक स्वतंत्रता में आता है। चौथा हमारा जो स्वतंत्रता चलेगी, हम धार्मिक स्वतंत्रता ले सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता, कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता, किसी भी पूजा पद्धति से अपना जीवन यापन करने की स्वतंत्रता। क्योंकि धर्म कैसा है, वो है अंतःकरण है,
अंतःकरण का मामला है ये, अंतःकरण का मामला है इसमें क्या कि व्यक्ति का जो अंतःकरण है वो किस धर्म में की तरफ आकर्षित होता है, वो कौन से धर्म को अपनाता है, वो कौन सी पूजा पद्धति अपनाता है, वो उसकी स्वयं की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, न राज्य का न किसी दूसरे व्यक्ति का। तो ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता आ गई। पांचवी जो हमारी स्वतंत्रता है, नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता, नैतिक भी हम मान सकते हैं कि व्यक्ति का अंदरूनी विवेक, व्यक्ति का विवेक मतलब कि व्यक्ति का जो विवेक है वो नैतिकता की तरफ झुका होना चाहिए, समाज की तरफ झुका होना चाहिए, समाज में जो अच्छे कार्य है वो करने की उसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो उसके नैतिकता से संबंधित हो, सद आचरण जिसको हम कह सकते हैं उससे संबंधित हो, तो हम इसको क्या कहेंगे, नैतिक स्वतंत्रता। स्वयं व्यक्ति अपने सह विवेक से ये इसका इस्तेमाल कर सकता है कि वह स्वयं एक समाज का सदस्य है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में ही रहता है और समाज में ही अपने अधिकार लेता है, समाज से ही अपनी स्वतंत्रता लेता है। इसलिए वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी कहाँ करेगा, समाज में करेगा, और समाज में रहते हुए उसको अपनी नैतिक स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना चाहिए। अगली छठी हमारी जो स्वतंत्रता है, सामाजिक स्वतंत्रता। सामाजिक स्वतंत्रता, समाज में व्यक्ति रहता है और समाज में ऊंच नीच का भेद चलता रहता है। हम भी जानते हैं कि हमारे जो प्राचीन समय से हम देखते हैं कि जो हमारा समाज था विभिन्न समुदायों में बटा हुआ था, 4 वर्गों में बांट रखा था, और वो 4 वर्ग आपस में लड़ते थे। अभी भी बहुत सारे जो छोटे बड़े धर्म को मान करके चलते हैं, ये हमारे सामाजिक बुराई थी। लेकिन अब समाज में सब क्या है, बराबर है। जब से हमारा संविधान लागू हुआ है और हमारे जो हमने स्वतंत्रता हासिल की है, उसके बाद से सामाजिक स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट रह गई है। ना कोई हमसे छुआछूत कर सकता। अनुच्छेद 17 के तहत कोई छुआछूत अगर करता पाया जाता है तो उसको क्या मिलेगी, सजा। तो इस तरीके से हमारे जो समाज में ऊंच नीच की धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर छोटा बड़ा जो माना जाता था वो अब नहीं माना जाएगा। तो समाज में सभी व्यक्ति, सभी नागरिक समान है, स्वतंत्र है। ऐसी स्वतंत्रता को हम क्या कहेंगे, सामाजिक स्वतंत्रता। बहुत सारी स्वतंत्रता है। इसके बाद भी हमारी राष्ट्रीय स्वतंत्रता, जो हमारी इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। क्योंकि जब तक कोई राष्ट्र स्वतंत्र नहीं होगा वो अपने नागरिकों को क्या स्वतंत्रता देगा। इसलिए किसी राष्ट्र को स्वतंत्र होना बहुत ही जरूरी है। हमें पता है कि 1947 से पहले हम क्या नहीं थे, स्वतंत्र नहीं थे, उपनिवेशीकरण में जी रहे थे, अंग्रेजों की पराधीनता हमने स्वीकार कर रखी थी। हमारा राष्ट्र संप्रभुत्व संपन्न नहीं था, क्योंकि हमें पता है राज्य के लिए, एक राज्य को राज्य कहने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है, सबको पता ही है। राज्य को राज्य कहने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता होती है, 4 की। क्या हो उसका, क्षेत्र हो उसका खुद का, भू क्षेत्र। दूसरा क्या हो, उस पे जनसंख्या हो खुद की। तीसरा क्या, सरकार हो शासन चलाने के लिए। और चौथी, सरकार अपना कार्य कर सके इसके लिए सत्ता या प्रभु सत्ता होनी चाहिए। तो 4 चीजें हैं, इसके आधार पर किसी राज्य को हम राज्य कह सकते हैं, अदरवाइज वो राज्य नहीं होगा। जब इनमें से एक भी अगर उसके पास नहीं है तो राज्य नहीं बन पाएगा। हमें पता है 1947 से पहले हमारा क्षेत्र भी था, हमारी जनसंख्या भी थी। हमने 1937 के बाद सरकार भी बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन क्या नहीं थी हमारे पास, प्रभु सत्ता नहीं थी। और ये हमें कब मिली, 1947 में। जब 1947 में हम स्वतंत्र हो गए और हमें हमारी प्रभुसत्ता मिल गई तो हम क्या हो गए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र हो गए। और ये राष्ट्र तभी अपने नागरिकों को स्वतंत्रता दे सकता है। नागरिक स्वतंत्रता जिसको अभी अधिकार हमने बताए, वो अधिकार तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब राष्ट्र स्वयं स्वतंत्र हो। तो हमारी राष्ट्रीय स्वतंत्रता थी, नोट आउट करो। इसके बाद अगला जो हमारी स्वतंत्रता रहेगी, संवैधानिक स्वतंत्रता। संवैधानिक स्वतंत्रता यानी कि हम किसी राजा या रानी या किसी के अधीन न होकर के, किसके अधीन हो,
संविधान के अधीन हो। हमारा जो शासन चले किसके आधार पर चले? संविधान के अनुसार चले। हमारे संविधान के अनुसार हमारे देश का शासन हो, सरकार बने और वो ही कार्य करे। इसलिए हमारे संविधान की स्वतंत्रता हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र इसके बाद हम देखते हैं सार्वभौमिक स्वतंत्रता। यानी कि भूमि पे जितने भी लोग हैं सबको क्या मिलनी चाहिए? स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, वो कोई भी परतंत्र ना हो। अब इसके बाद में हम देखते हैं प्राकृतिक स्वतंत्रता, जो हमारा पहला पॉइंट था। शायद हमने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से शुरुआत की, इससे पहले हमारा एक फर्स्ट का जो पॉइंट था प्राकृतिक स्वतंत्रता, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसको मैं यहाँ तुम्हें बता देती हूँ, इसमें 10वीं स्वतंत्रता के रूप में बता देती हूँ कि प्राकृतिक स्वतंत्रता, प्राकृतिक स्वतंत्रता यानी कि प्रकृति ने हम सबको क्या पैदा किया है? स्वतंत्र पैदा किया है। हम किसी के अधीन नहीं हैं, क्योंकि व्यक्ति जब पैदा होता है तो उसमें कोई भी बंधन नहीं होता। रूसो ने जैसे कहा था, मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया कि व्यक्ति जब पैदा होता है तो उस पर कोई बंधन नहीं होते, वो स्वतंत्र पैदा होता है। लेकिन धीरे धीरे समाज में उसको बांध दिया जाता है, जकड़ दिया जाता है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, रिश्ते के नाम पर, नाते के नाम पर उसको बांध दिया जाता है। तो प्राकृतिक जो स्वतंत्रता है व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता है कि व्यक्ति जो जन्म से ही सब कुछ लेकर के पैदा होता है, क्योंकि जो हमारे प्रकृति ने जो हमें दिया है, जैसे पहाड़ है, नदियां हैं, हमारी भूमि है, हमें जीने के लिए, श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन, ये सब हमारी प्रकृति से हमें मिला। हर इस पर किसी का भी अधिकार नहीं होना चाहिए, सभी को ये बराबर मात्रा में मिलनी चाहिए। तो हमारी ये 10 जो याद कर सकते हो तुम बहुत अच्छे से, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्राकृतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और संवैधानिक स्वतंत्रता, सार्वभौमिक स्वतंत्रता। तो ये सारी हमारी स्वतंत्रताएं हैं, इनको अच्छे से नोट आउट कीजिए। अगला पॉइंट हमारा चलेगा समानता। समानता यानी कि इक्वलिटी। इक्वलिटी, सभी मनुष्य समान है। प्रकृति ने सभी मनुष्यों को कैसे पैदा किया है? समान पैदा किया है। कोई भी व्यक्ति धरती से नहीं निकला, आसमान से नहीं टपका, उसी प्रक्रिया से पैदा हुआ है जैसे बाकी लोग पैदा होते हैं, चाहे वो कितना ही अमीर हो, चाहे कितना ही गरीब हो। इसलिए ही तो यूएनओ के घोषणा पत्र में हमारे लिए एक पॉइंट है, यूएनओ। यूएनओ सब समझ गए, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके मानव अधिकारों के घोषणा पत्र में कहा गया है कि घोषणा पत्र में क्या कहा गया कि मनुष्य समान पैदा हुआ है, प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान पैदा किया है। इसी प्रकार जो अमेरिका का स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है, पत्र 1776 में, यानी इसमें भी यही कहा गया है कि हमें इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमें इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि सभी व्यक्ति समान पैदा हुए हैं। दो बात हमारे सामने आ गई कि मानव अधिकार घोषणा पत्र में भी कहा है कि सभी व्यक्ति समान है, और इसी प्रकार अमेरिका के स्वतंत्रता घोषणा पत्र में भी ये कहा गया है कि सभी व्यक्ति समान पैदा हुए हैं। तो समानता का अर्थ हमारे समझ में आ गया होगा कि समानता मीन्स सभी व्यक्तियों को अवसरों की समानता प्राप्त होना, अवसरों की उपलब्धता होना। हर व्यक्ति को अपना विकास करने का अवसर मिलना चाहिए। इस संदर्भ में लास्की ने कहा है, क्या कहा है लास्की ने? हमें इसको याद रख लेना है। लास्की की परिभाषा, उन्होंने कहा है कि समानता का अर्थ यह नहीं है, का अर्थ यह नहीं है कि सभी व्यक्तियों को
समान वेतन दिया जाए। कहने का मतलब कि सभी व्यक्ति समान तो हैं, उनको हर व्यक्ति को अपना विकास करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए अपने व्यक्तित्व को निखार करने के लिए। लेकिन इसका मत समानता का अर्थ हमें यह नहीं लेना चाहिए कि एक मजदूर है और उसको हम एक डॉक्टर के बराबर तनख्वाह दे दें, उसको वेतन दे दें, तो वो समानता नहीं होगी, वो उस डॉक्टर के लिए क्या होगी, असमानता होगी। तो हमें लास्की के इस जो परिभाषा है उसको याद रख लेना है कि समानता का मतलब यह नहीं कि सब व्यक्ति समान है, लेकिन प्रकृति ने हमें सबको समान पैदा किया है और सबको अवसर प्रदान करना समानता का एक कार्य है। हम जानते हैं कि हमारे जो भारत में स्वतंत्रता हमें मिली, उसके बाद संविधान में हमें अधिकार दिए गए और उसमें पहला हमारा जो अधिकार है वो समानता का अधिकार है। इसके बाद हम चलते हैं समानता के लिए आधारभूत तत्व। क्या क्या होने चाहिए समानता के आधारभूत तत्व? के आधारभूत तत्व। तो पहला हमारा पॉइंट रहेगा क्या, कि सभी व्यक्तियों को अवसरों की समानता मिलनी चाहिए, सभी को अवसर की समानता होनी चाहिए। जब तक सबको अवसर नहीं मिलेगा तब तक व्यक्ति अपना विकास कैसे करेगा। दूसरा, राज्य को वह समाज को व्यक्तियों में भेद नहीं करना चाहिए, व्यक्तिगत भेद ना हो। राज्य को व्यक्ति की समानता के लिए अवसर उपलब्ध कराना। और जो जैसा है उसको उसी योग्यता के अनुसार वितरण करना। तो ये हमारे इसके आधारभूत तत्व है समानता के। जल्दी से फटाफट इनको नोट आउट कीजिए। अगला पॉइंट हमारा रहेगा स्वतंत्रता के विविध रूप। बहुत इजी है कि स्वतंत्रता के रूप या प्रकार हम कह सकते हैं काइंड ऑफ लिबर्टी, वेरियस काइंड ऑफ लिबर्टी। तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब व्यक्ति की स्वयं की स्वतंत्रता, कुछ भी कार्य करने की, कोई भी जॉब अपनाने की या किसी भी तरीके से अपने जीवन को यापन करने की, कोई भी पूजा पाठ करने की, व्यक्ति की खुद की स्वतंत्रता होना। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता स्वयं अपना कार्य जो भी है वो कहीं जाना चाहे तो जा सकता है, आना चाहे तो आ सकता है, किसी भी प्रकार का भोजन ले सकता है। इस प्रकार की स्वतंत्रता क्या है, यानी व्यक्ति विशेष से स्वयं से संबंधित जो स्वतंत्रता होगी वो क्या कहलाएगी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इस प्रकार हम दूसरी स्वतंत्रता को लेते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता। इनमें तुम दो लाइन भी याद करोगे तो भी बहुत इजी से याद हो जाएंगे। वैसे ही तुम इतने इस पॉइंट से बहुत आसानी से अपना प्रश्न लिख सकते हो। व्यक्तिगत राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता किससे संबंधित है, राजनीति से संबंधित है। राजनीति में जैसे चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, क्योंकि शासन आजकल कैसे है, प्रजातंत्रात्मक, उसमें क्या होता है, चुनाव होता है, चुनाव में खड़े होने के लिए स्वतंत्रता, होने की स्वतंत्रता, और अपना मत डालने की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता आएंगी। पार्टी बनाने की स्वतंत्रता, दल बनाने की स्वतंत्रता,
ये सब हमारे किस में आएंगी, राजनीतिक स्वतंत्रता में। समझ गए होंगे कि राजनीतिक स्वतंत्रता मीन्स राजनीति में बराबर हिस्सा लेने की स्वतंत्रता, और इसी पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जो कि वो योग्यता रखता हो। ऐसा नहीं अयोग्य व्यक्ति चुनाव लड़े, अयोग्य व्यक्ति अपना मत दे, अयोग्य व्यक्ति है जो दल बनाए, नहीं, जो योग्य है, जिसमें योग्यता है चुनाव लड़ने की। जैसे कि हम जानते हैं लोकसभा के लिए कितने साल की उम्र होनी चाहिए, 25 साल। लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष के लिए होनी चाहिए। इसी प्रकार अगर हम राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ते हैं तो उसके लिए कितने साल की, 35 साल की उम्र होनी चाहिए। तो ये सारी जो हमारे निश्चित उम्र है वो पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार का केस ना लगा हो, तो वो ऐसे कार्य कर सकता है। एक तरह से ये राजनीतिक स्वतंत्रता में आ गया हमारा। तीसरी जो हमारी स्वतंत्रता है, नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता मतलब जो जिस देश में रहता है उस देश के नियमों को, कानूनों को, कानून के आधार पर जो उसको अधिकार मिले हुए हैं, अधिकारों का उपभोग करने की स्वतंत्रता। की स्वतंत्रता। जिस प्रकार हम जानते हैं कि हम भारत में रहते हैं और भारत में संविधान में हमें मूल अधिकार दिए हुए हैं। कितने, पहले जब हमारा संविधान बना था उस समय हमें 7 अधिकार दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में हमारे कितने अधिकार हैं, 6 अधिकार हैं। तो 6 अधिकारों की जो हमारी स्वतंत्रता है उनको हम स्वीकार करते हैं, हमें मानेंगे, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। और हमारा अनुच्छेद जो 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके तहत क्या है कि हमारे अधिकारों का जो भी कोई हनन करेगा उससे हमारी रक्षा करेगी कौन, न्यायालय, न्यायपालिका हमारे अधिकारों की रक्षा करेगी जब भी कोई हमसे हमारे अधिकार छीनेगा। तो नागरिक स्वतंत्रता में समझ में आ गया कि जिस देश में जो व्यक्ति रहता है वो उस देश का नागरिक होता है। नागरिक होने के नाते वहां के कानूनों को पालना करना और उसके अधिकारों का इस्तेमाल करना नागरिक स्वतंत्रता में आता है। चौथा हमारा जो स्वतंत्रता चलेगी, हम धार्मिक स्वतंत्रता ले सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता, कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता, किसी भी पूजा पद्धति से अपना जीवन यापन करने की स्वतंत्रता। क्योंकि धर्म कैसा है, वो है अंतःकरण है, अंतःकरण का मामला है ये, अंतःकरण का मामला है। इसमें क्या कि व्यक्ति का जो अंतःकरण है वो किस धर्म में की तरफ आकर्षित होता है, वो कौन से धर्म को अपनाता है, वो कौन सी पूजा पद्धति अपनाता है, वो उसकी स्वयं की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, न राज्य का न किसी दूसरे व्यक्ति का। तो ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता आ गई। पांचवी जो हमारी स्वतंत्रता है, नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता, नैतिक भी हम मान सकते हैं कि व्यक्ति का अंदरूनी विवेक, व्यक्ति का विवेक मतलब कि व्यक्ति का जो विवेक है वो नैतिकता की तरफ झुका होना चाहिए, समाज की तरफ झुका होना चाहिए। समाज में जो अच्छे कार्य है वो करने की उसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो उसके नैतिकता से संबंधित हो, सद आचरण जिसको हम कह सकते हैं उससे संबंधित हो, तो हम इसको क्या कहेंगे, नैतिक स्वतंत्रता। स्वयं व्यक्ति अपने सह विवेक से ये इसका इस्तेमाल कर सकता है कि वह स्वयं एक समाज का सदस्य है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में ही रहता है और समाज में ही अपने अधिकार लेता है, समाज से ही अपनी स्वतंत्रता लेता है। इसलिए वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी कहाँ करेगा, समाज में करेगा, और समाज में रहते हुए उसको अपनी नैतिक स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना चाहिए। अगली छठी हमारी जो स्वतंत्रता है, सामाजिक स्वतंत्रता। सामाजिक स्वतंत्रता, समाज में व्यक्ति रहता है और समाज में ऊंच नीच का भेद चलता रहता है। हम भी जानते हैं कि हमारे जो प्राचीन समय से हम देखते हैं कि जो हमारा समाज था विभिन्न समुदायों में बटा हुआ था, 4 वर्गों में बांट रखा था, और वो 4 वर्ग आपस में लड़ते थे। अभी भी बहुत सारे जो छोटे बड़े धर्म को मान करके चलते हैं, ये हमारी सामाजिक बुराई थी। लेकिन अब समाज में सब क्या है, बराबर है। जब से हमारा संविधान लागू हुआ है और हमारे जो हमने स्वतंत्रता हासिल की है, उसके बाद से सामाजिक स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट रह गई है। ना कोई हमसे छुआछूत कर सकता। अनुच्छेद 17 के तहत कोई छुआछूत अगर करता पाया जाता है तो उसको क्या मिलेगी, सजा। तो
तो इस तरीके से हमारे जो समाज में ऊंच नीच की धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर छोटा बड़ा जो माना जाता था वो अब नहीं माना जाएगा। तो समाज में सभी व्यक्ति, सभी नागरिक समान है, स्वतंत्र है। ऐसी स्वतंत्रता को हम क्या कहेंगे? सामाजिक स्वतंत्रता। बहुत सारी स्वतंत्रता है। इसके बाद भी हमारी राष्ट्रीय स्वतंत्रता, जो हमारी इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। क्योंकि जब तक कोई राष्ट्र स्वतंत्र नहीं होगा वो अपने नागरिकों को क्या स्वतंत्रता देगा? इसलिए किसी राष्ट्र को स्वतंत्र होना बहुत ही जरूरी है। हमें पता है कि 1947 से पहले हम क्या नहीं थे? स्वतंत्र नहीं थे, उपनिवेशीकरण में जी रहे थे। अंग्रेजों की पराधीनता हमने स्वीकार कर रखी थी। हमारा राष्ट्र संप्रभुत्व संपन्न नहीं था, क्योंकि हमें पता है राज्य के लिए, एक राज्य को राज्य कहने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। सबको पता ही है। राज्य को राज्य कहने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता होती है? 4 की। क्या हो उसका? क्षेत्र हो उसका खुद का, भू क्षेत्र। दूसरा क्या हो? उस पे जनसंख्या हो खुद की। तीसरा क्या? सरकार हो शासन चलाने के लिए। और चौथी, सरकार अपना कार्य कर सके इसके लिए सत्ता या प्रभु सत्ता होनी चाहिए। तो 4 चीजें हैं। इसके आधार पर किसी राज्य को हम राज्य कह सकते हैं, अदरवाइज वो राज्य नहीं होगा। जब इनमें से एक भी अगर उसके पास नहीं है तो राज्य नहीं बन पाएगा। हमें पता है 1947 से पहले हमारा क्षेत्र भी था, हमारी जनसंख्या भी थी। हमने 1937 के बाद सरकार भी बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन क्या नहीं थी हमारे पास? प्रभु सत्ता नहीं थी। और ये हमें कब मिली? 1947 में। जब 1947 में हम स्वतंत्र हो गए और हमें हमारी प्रभुसत्ता मिल गई तो हम क्या हो गए? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र हो गए। और ये राष्ट्र तभी अपने नागरिकों को स्वतंत्रता दे सकता है। नागरिक स्वतंत्रता जिसको अभी अधिकार हमने बताए, वो अधिकार तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब राष्ट्र स्वयं स्वतंत्र हो। तो हमारी राष्ट्रीय स्वतंत्रता थी, नोट आउट करो। इसके बाद अगला जो हमारी स्वतंत्रता रहेगी, संवैधानिक स्वतंत्रता। संवैधानिक स्वतंत्रता यानी कि हम किसी राजा या रानी या किसी के अधीन न होकर के किसके अधीन हो? संविधान के अधीन हो। हमारा जो शासन चले किसके आधार पर चले? संविधान के अनुसार चले। हमारे संविधान के अनुसार हमारे देश का शासन हो, सरकार बने और वो ही कार्य करे। इसलिए हमारे संविधान की स्वतंत्रता हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र। इसके बाद हम देखते हैं सार्वभौमिक स्वतंत्रता। यानी कि भूमि पे जितने भी लोग हैं सबको क्या मिलनी चाहिए? स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, वो कोई भी परतंत्र ना हो। अब इसके बाद में हम देखते हैं प्राकृतिक स्वतंत्रता, जो हमारा पहला पॉइंट था। शायद हमने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से शुरुआत की, इससे पहले हमारा एक फर्स्ट का जो पॉइंट था प्राकृतिक स्वतंत्रता, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको मैं यहाँ तुम्हें बता देती हूँ, इसमें 10वीं स्वतंत्रता के रूप में बता देती हूँ कि प्राकृतिक स्वतंत्रता, प्राकृतिक स्वतंत्रता यानी कि प्रकृति ने हम सबको क्या पैदा किया है? स्वतंत्र पैदा किया है। हम किसी के अधीन नहीं हैं, क्योंकि व्यक्ति जब पैदा होता है तो उसमें कोई भी बंधन नहीं होता। रूसो ने जैसे कहा था, मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया कि व्यक्ति जब पैदा होता है तो उस पर कोई बंधन नहीं होते, वो स्वतंत्र पैदा होता है। लेकिन धीरे धीरे समाज में उसको बांध दिया जाता है, जकड़ दिया जाता है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, रिश्ते के नाम पर, नाते के नाम पर उसको बांध दिया जाता है। तो प्राकृतिक जो स्वतंत्रता है व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता है कि व्यक्ति जो जन्म से ही सब कुछ लेकर के पैदा होता है, क्योंकि जो हमारे प्रकृति ने जो हमें दिया है, जैसे पहाड़ है, नदियां हैं, हमारी भूमि है, हमें जीने के लिए, श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन, ये सब हमारी प्रकृति से हमें मिला है। इस पर किसी का भी अधिकार नहीं होना चाहिए, सभी को ये बराबर मात्रा में मिलनी चाहिए। तो हमारी ये 10 जो याद कर सकते हो तुम बहुत अच्छे से, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्राकृतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और संवैधानिक स्वतंत्रता, सार्वभौमिक स्वतंत्रता। तो ये सारी हमारी स्वतंत्रताएं हैं, इनको अच्छे से नोट आउट कीजिए।